चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ DI चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चोकसी जुड़ रहे हैं बिग मार्केट वॉइसेस में। देवेन जी, गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है मार्केट ने एक बेस बना लिया है और अब शायद एक जो इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस रही है उसको शायद कुछ हद तक अब उससे दूर आने की कोशिश हो रही है? Yeah, Anuj, good afternoon. I think थोड़ा tailwind is quite strong now क्योंकि एक तरफ आपके जो टैक्स के माध्यम से जो जीएसटी का जो एक बूस्ट मिला है उसके साथ में एक उम्मीद ऐसी बनती है कि ये फेस्टिव सीजन के बाद आई थिंक वी विल बी सीइंग अ सिग्निफिकेंटली लार्जर अमाउंट ऑफ कंजम्पशन लेड रेवेन्यू एंड द प्रॉफिट इन द बुक्स ऑफ कॉर्पोरेट्स। तो ये कहाँ पे एक हम लोग का एक कैलकुलेशन बैठ रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग टेलविंड फॉर नेक्स्ट हाफ, दैट इज सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए। दूसरी तरफ देखें तो बिकॉज ऑफ हायर अमाउंट ऑफ परचेसिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर, हालांकि ये क्वार्टर के अंदर आई थिंक ज्यादातर स्पेंडिंग नहीं होता हिस्टोरिकली, फिर भी आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर टुडे finding that their sales have been I think steady to better in this particular period, save and except the situation of this GST related uncertainty for few weeks. But otherwise I think most of the companies के लिए I think काफी अच्छा कारोबार ये क्वार्टर के अंदर भी रहा है, which again promises that I think second half के अंदर this will be a better one. Because of the higher amount of disposable surplus, the discretionary spending is also increasing. और साथ में जो इंटरेस्ट रेट के अंदर जो कम हुए हैं उसके अंदर रियल एस्टेट और कंज्यूमर रिटेल के अंदर आई थिंक द कॉस्ट ऑफ फंड कम होने के कारण भी एक आई थिंक अच्छा एक कंजम्पशन लेड ग्रोथ देख रहे हैं हम कंपनीज की बुक्स के अंदर। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इसकी जो पूरी इम्पैक्ट है वो सितंबर एंडेड क्वार्टर के बाद अगले क्वार्टर से दिखनी शुरू हो जाएगी बैलेंस शीट्स के अंदर कंपनियों की। So market is right now getting adjusted to it. ऐसा समझता हूँ this sideways movement in the market probably is giving a fantastic opportunity, at least in some of the select companies के जहाँ पे valuation expensive नहीं है, फिर भी कंपनियां अपने पुराने दाम से मिल रही है, तो शायद एक अपॉर्चुनिटी गिनी जानी चाहिए in some of the cases. ओके अच्छा देवेन जी, मैं निफ्टी ऑटो आपके स्क्रीन पे रखता हूँ। सितंबर 2024 का हाई था इसका करीब 27,300 की ट्रैजेक्टरी, एक बार ऑलमोस्ट हम उसी ट्रैजेक्टरी में आ चुके हैं। पोस्ट दिस आई थिंक जीएसटी कट, पहले अनाउंसमेंट, फिर एक मूव, फिर कट होने के बाद एक मूव, बट ट्रेडिंग गेंस या फिर जो मिड टर्म पोजिशंस थे, क्या एक बार के लिए प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? और एक व्यू आपका ये भी कि अगर थोड़ा सा टाइम और दें तो प्रीवियस हाइज को क्रॉस करके और डोमिनेट करने की ऑटो की संभावना आपको कितनी लगती है? तो अगर हम गए साल का सितंबर का जो निफ्टी का प्रीवियस हाई 26,300 का, वो लेवल को फास्ट फॉरवर्ड 6 महीने लेके जाते हैं, तो शायद दिसंबर टू मार्च के क्वार्टर के अंदर हमें ये लेवल के आसपास निफ्टी ट्रेड करते हुआ दिखेगा, ऐसा एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना बनती है। बिकॉज बाय दैट टाइम द मार्केट वुड हैव आल्सो स्टार्टेड डिस्काउंटिंग द अर्निंग्स फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड बियॉन्ड। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि एक पॉसिबिलिटी डेफिनेटली गिन के जाना चाहिए निफ्टी के लिए। जिस जो निफ्टी के अंदर जो बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर भी आई थिंक अर्निंग का ग्रोथ हम सिस्टमेटिकली आगे बढ़ते देख रहे हैं। पर्टिकुलरली बैंकिंग क्षेत्र के अंदर कंपनियों के मुनाफे बेटर आने चाहिए, ऐसा हम समझ के चलते हैं बिकॉज ऑफ द हायर अमाउंट ऑफ ग्रोथ एक्टिविटी। सो ओवरऑल डेफिनेटली 2025 एक साइडवेज कंसोलिडेशन ईयर गिना जाना चाहिए। 2026 के अंदर हम समझते हैं कि कपल्ड विद अर्निंग ग्रोथ, द अदर टेलविंड्स व्हिच वी टॉक्ड अबाउट, आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल मार्केट के नए लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैलेंडर ईयर 2026 और फाइनेंशियल ईयर 26-27 में। ओके देवेन जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रहे हैं। आपने कहा बैंक्स को लेकर थोड़ी पॉजिटिव अर्निंग ग्रोथ वहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है उससे। पिछले कुछ सत्रों से देख रहे थे हम बैंकिंग अंडर परफॉर्म कर रहे थे और अब दो सत्रों हैं जहाँ पे बैंक से सपोर्ट मिल रहा है। पीएसयूज या प्राइवेट, कहाँ पर आप ज़्यादा उम्मीद लगा के चल रहे हैं और कौन से स्टॉक्स इस पूरे स्पेस में आपको अच्छे लग रहे हैं? सो पीएसबीज के अंदर जो ग्रोथ आना है बैंकिंग स्टॉक के प्राइस के अंदर, दाम के जो स्टॉक प्राइस का दाम बढ़ने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, दैट विल बी लेड बाय द गवर्नमेंट्स पॉजिटिव अनाउंसमेंट ऑन कंसोलिडेशन। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया कि वो चाहते हैं कि 4 बड़ी कंपनियां बने 2025 साल के बाद। दे आर एक्सपेक्टिंग कि बड़ी कंपनियां बनती है 4 बैंकिंग क्षेत्र के अंदर गवर्नमेंट के पीएसबीज के अंदर।
So that will cater to the developed nations का जो एक अपना formula है उसके अंदर वो they will be the right choice of companies to cater to. But as of now उसका जो एक कार्यक्रम बोलते हैं जिसको बोलते हैं कि by that time I think they want to do achieve it. I think उसका अभी तक जो एक मार्गदर्शन मिलना चाहिए वो मिला नहीं है. So there is an expectation. So PSBs के अंदर on their expectation the prices will remain firm in coming times also. ऐसा मेरा मानना है. Though working wise, I think they would be still languishing compared to I think their private sector peers, because private sector peers के अंदर I think they're systematically building the front end in form of fintech, and in turn I think growing the businesses faster than public sector banks. So if you are asking me in the near to long term, my preference definitely would remain with some of the large private sector corporate banks and NBFCs, जहाँ पे growth नॉर्मल ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो शायद 2 गुना या 3 गुना के आसपास चल रहा है. तो दैट काइंड ऑफ अप्रोच आई थिंक वी वुड लाइक टू कैरी, लार्जर फोकस ऑन द कॉर्पोरेट एंड द लार्जर एनबीएफसीज. ओके, चलिए, तो ये समय बैंकों पर व्यू. अच्छा देवेन जी, एक चीज़ जो मैं आपसे काफ़ी समय से डिस्कस करना चाह रहा था कि मार्केट में इस समय जो पूरा का पूरा मोह है वो आ रहा है रिटेल के पैसे से. एफआई सेलिंग कर रहे हैं और डीआईएस की बाइंग है, और रिटेल खुद भी वैसे पैसा डाल रहा है. क्या यही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा आपके हिसाब से, या फिर आगे एफआई की बाइंग के भी चांसेस रहेंगे? सो आई थिंक एफआई की बाइंग के लिए जो रुपया डॉलर का जो दाम है वो 85-85.5 तक आना जरूरी बनता है. अगर टैरिफ रिलेटेड सिचुएशन सेटल हो जाती है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि रूपी विल वंस अगेन कम बैक टू 85.5 के आसपास आ सकता है. एंड दैट इज टेलविंड, दैट इज वेयर प्रॉब्ली सम ऑफ द एफपीआईज विल कम बैक इनटू द मार्केट. एज रिगार्ड्स द डोमेस्टिक मनी इज कंसर्न, मेरा ऐसा मानना है कि 28,000 करोड़ का मंथली जो एसआईपी का बेस सेट हुआ है वो शायद आई थिंक इन अ रेंज ऑफ अराउंड 7 to 10% आई थिंक इट विल ग्रो इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन एवरी क्वार्टर. सो अगर ये हिसाब से हम देखें तो शायद आई थिंक 20% का ग्रोथ इजीली पॉसिबल लग रहा है हमें 4 क्वार्टर के अंदर इन द मंथली एसआईपी. अगर इफ दैट इज सो देन आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट 4 क्वार्टर्स डाउन द लाइन 34-35,000 करोड़ वर्थ ऑफ बेस एसआईपी फॉर द म्यूचुअल फंड. और ज्यादातर समझते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज या प्रोविडेंट फंड कंपनीज का भी जैसे मार्केट के अंदर एक्सपोजर बनता है, जैसे अभी आईपीओ माध्यम के अंदर सेबी ने थोड़ी छूट-छाट दी है तो उनके अंदर उनका एक एक्सपोजर बनता है. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल the domestic money flow will definitely support the market going forward. So that is a very strong fabric on which I think we all are banking on today. देवेन जी, कमोडिटीज में क्या चीज़ कर रहे हैं आप लोग, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो केमिकल्स हो, या फिर इवन फॉर दैट मैटर आई थिंक प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड फाइनेंस कंपनियां, यहाँ पे चॉइस क्या है आप लोग की? So I think the precious metal के अंदर ज्यादातर तेजी जो हमें सबको समझ में आ रही है is all because of the central bank's treasury buying the gold and silver as against buying the dollar assets. So to a greater extent, I think that explains कि gold और silver के दाम मजबूत हैं. हम पर्सनली उसके अंदर ज्यादा कुछ ट्रेड नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमें लगता है कि आई थिंक इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सेंट्रल बैंक ट्रेजरी ऑपरेशन ये दाम मजबूत बने हैं. तो शायद उसके ऊपर कोई ज्यादा व्यू नहीं बनती है. बट जो दूसरे कमोडिटीज है, पर्टिकुलरली मेटल कमोडिटीज, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल कमोडिटीज, उसके अंदर हमें ज्यादातर विश्वास है क्योंकि वो फेरस नॉन फेरस दोनों के अंदर जो डिमांड सिनेरियो जो बन रहा है, दैट डिमांड सिनेरियो इंक्रीजिंगली कन्विंस कर रहा है कि आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस इज गोइंग टू बी मूविंग इन अ फॉर्मर डायरेक्शन. Maybe today, because of the uncertainty of the tariff and global vitiated global outlook, थोड़ा बहुत वहाँ पे आपको एक चैलेंज मिल रहा है. But otherwise, I think domestic as well as I think globally, we believe that I think some of the white metals particularly will have really better time going forward. So we remain more confident about white metals. We are confident about copper as well. To add into the portfolio as far as the stocks are concerned. वाइट मेटल्स, कॉपर जैसे स्टॉक स्पेसिफिक अगर होना है तो इन सारे स्पेस पे आप दाव लगाना चाहेंगे. देवेन जी, बात कर रहे हैं हम कहाँ पे आपको थोड़ा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, लेकिन अगर मैं सवाल करूँ आपसे, कहाँ थोड़ा आप अंडरवेट हैं या फिर कम उम्मीद है, कोई ऐसा स्पेस है तो वो कौन सा होगा? हम ज्यादातर अंडरवेट रहेंगे पब्लिक सेक्टर कंपनीज के अंदर के, जहाँ पे हमें ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है बिजनेस मॉडल की, क्योंकि ग्रोथ अच्छा है बट फिर भी आई थिंक कंपैरेटिवली
दूसरे सेक्टर के अंदर ज्यादा हमें पसंद है। कंपनियां की जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ रही है, either they are consuming the technology or they're enabling the technology. In whichever way you look at it, I think we find some of these companies are really growing faster compared to others, who are basically predominantly technology users or technology developers. तो उससे उधर हमें ज्यादा पसंद है कंपनीज विच आर इन इंजीनियरिंग R&D segment, EMS segment, कि जहाँ पे they are supplying the embedded solutions along with the software to some of the user industry or OEMs. तो हमें ये सेगमेंट ज्यादा पसंद है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड एट द सेम टाइम दोस कंपनीज व्हिच आर यूजिंग और कंज्यूमिंग टेक्नोलॉजी, दे आर आल्सो रिलेटिवली ग्रोइंग फास्टर। तो यहाँ पे क्विक कॉमर्स भी हो सकता है, वहाँ पे NBFC कंपनीज हो सकती है, तो वहाँ पे हमें ज्यादातर कॉन्फिडेंस बेटर बन रहा है बिकॉज आई थिंक दे यूज द टेक्नोलॉजी वेल। ओके, चलिए एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। ये जो BSE, एंजल वन, इन स्टॉक्स में इतनी बड़ी करेक्शन आई है, इसमें आप क्या कर रहे हैं? बाइंग कर रहे हैं या फिर अभी दूर रहेंगे? नहीं, आई थिंक हम लोग थोड़े बहुत केयरफुल रहना चाहेंगे बिकॉज ओवरऑल आई थिंक जो नंबर्स उन लोग ने अभी तक डिस्काउंट ब्रोकरेज प्रैक्टिस के अंदर, पर्टिकुलरली द डिस्काउंट ब्रोकर्स जिन्होंने नंबर्स रजिस्टर्ड किए हैं, probably I think they are in a middle stage at this point of time, whether they would like to continue with discount brokerage model or they would like to bring in the value-added service model in form of different products. तो शायद वहाँ पे क्लैरिटी हमें एज ऑफ नाउ नहीं दिख रही है। एट द सेम टाइम आई थिंक न्यू कमर्स लाइक अपस्टॉक और ग्रो जैसी कंपनियां मार्केट में भी एंटर होने जा रही है। दिस पर्टिकुलर कंपटीशन आई थिंक द क्लैरिटी इज नॉट एट ऑल इमर्जिंग कि कैसे वहाँ पे ये लोग डिस्काउंट रेस्टोरेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। सो वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग दैट। Exchange business, yes, I think we remain very positive about, and we feel that any correction in the price in the exchange business, जो कि आज की तारीख में BSE का वैल्यूएशन सस्ता नहीं है, but फिर भी कोई कारण से करेक्शन मिलता है, तो I think that will be an opportunity to buy into the exchange business. ओके, देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आप